हेलो एवरीवन, रेवाड़ी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज रीजनिंग की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था सीरीज़, उसी पैटर्न को हम एक सीक्वेंस में टॉपिक पढ़ते चलेंगे। तो अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो सीरीज से एक स्टेप ऊपर है ना। अगला टॉपिक है हमारे पास एनालॉजी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है एनालॉजी, या जिसको हम कहेंगे सादृश्यता। ठीक है, तो पहला टॉपिक था अपना सीरीज, या जिसको हम कहेंगे श्रृंखला। दूसरा टॉपिक है अपना एनालॉजी, या जिसको सादृश्यता भी बोलते हैं, या हो सकता है कहीं पर आपको ये संबंधात्मक के नाम से भी मिल जाए। अब देखो इधर ध्यान से, इसमें दो वर्ड हैं, एक तो वर्ड है एना और एक वर्ड है लॉजी। तो लॉजी वर्ड तो आपने बहुत सारी जगह पढ़ा होगा, दिख रहा है ना। लॉजी वर्ड तो आपने बहुत सारी जगह पढ़ा होगा कि लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी कि स्टडी करना, और एना का मतलब हो गया रिलेशन। तो पूरे टॉपिक में एनालॉजी या सादृश्यता का मतलब रिलेशन का अध्ययन करना। एक बात ही इसमें पूरे टॉपिक में समझ में आनी चाहिए कि हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई एनालॉजी या सादृश्यता का मतलब है कि आपको कोई एक रिलेशन दे देगा और आपको उसी के जैसा दूसरा रिलेशन फाइंड करना है, उसी के जैसी दूसरी बात आपको बतानी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं पहले क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल सी आपसे कहूँ कि आपसे एक बार एक क्वेश्चन दे दे कि जिस प्रकार दिन का संबंध रात से है, जिस प्रकार दिन का संबंध रात से है, उसी प्रकार उजाले का संबंध किससे होगा। तो हम कहेंगे सर दिन का अपोजिट रात है, तो उजाले का अपोजिट अंधेरा आ जाएगा। या आपसे कह दे कि सर जिस प्रकार, यहाँ पे आपको दे दिया मान लो बिहार, जिस प्रकार बिहार का संबंध पटना से है, जो संबंध बिहार का पटना से है वही संबंध बताओ असम का किससे आएगा। तो आप कहोगे कि सर बिहार का पटना से क्या संबंध है। सर बिहार की कैपिटल है पटना, बिहार की राजधानी है पटना, तो आगे सर असम की राजधानी आ जाएगी दिसपुर। तो हम कहेंगे कि सर एनालॉजी का मतलब है भाई, एना का मतलब है रिलेशन और लॉजी का मतलब है अध्ययन करना। तो पूरे का मतलब हो गया कि आपको सिर्फ एक बात समझ में आनी चाहिए कि भाई जिस प्रकार बिहार का रिलेशन पटना से है, चाहे वो प्लस का है माइनस का है, किसी भी कोई भी रिलेशन है, भाई ये राजधानी लिखी है, इसका शहर लिख देता, कोई भी एक चीज़ लिख देता, तो जो रिलेशन बिहार का पटना के साथ है वही रिलेशन हमें असम का बताना है। तो आपको पता है सर बिहार की राजधानी पटना है, तो असम की राजधानी दिसपुर आएगा। सिंपल सी बात है, मतलब एक लाइन का टॉपिक है। अगर आप समझना अच्छे से समझो तो आप कहोगे सर जो रिलेशन बिहार का पटना के साथ है वही रिलेशन बताना है असम का किसके साथ होगा, तो आंसर आएगा दिसपुर। आई बात समझ में। अब देखते हैं भाई, ये जो हमारे पास सादृश्यता या एनालॉजी है ये तीन टाइप की होती है भाई। सबसे पहले होती है नंबर एनालॉजी, या जिसको कहेंगे संख्या सादृश्यता। दूसरा हमारे पास होता है अक्षर एनालॉजी, या जिसको कहेंगे अल्फाबेट एनालॉजी या अक्षर सादृश्यता। और तीसरा हमारे पास आएगा जीके या जीएस के बेस पर एनालॉजी। तो एनालॉजी के तीन टाइप हैं, नंबर एनालॉजी या संख्या सादृश्यता, अल्फाबेट एनालॉजी या अक्षर सादृश्यता, जीके और जीएस के बेस पर सादृश्यता। नंबर एनालॉजी मतलब जिसमें पेवरली नंबर की बात करें। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दूँ 749 और आगे दे दिया जाए 9, अगली टर्म क्या आएगी। तो आप कहोगे सर ये 7 का स्क्वायर लिखा है, भाई क्या रिलेशन देखना है पहले का दूसरे से, तो पहली टर्म का स्क्वायर करके दूसरे पे लिख रखा है, तो सर 9 का स्क्वायर कर देंगे 81 आएगा। मे बी सर हो सकता है इसको 7 से मल्टीप्लाई किया हो तो इसको भी 7 से कर देंगे, तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। यानी जिसमें नंबर का यूज करे वो नंबर एनालॉजी। दूसरा अल्फाबेट एनालॉजी या अक्षर सादृश्यता, जिसमें नंबर की बजाय लेटर की बात करें। जैसे आपको दे दिया जाए कि यहाँ पे दिया है लाइक इस तरीके का पियर QFBS, देन क्या कोड होगा 4 का। तो आप कहोगे कि सर इसमें जिस प्रकार ये इससे है, तो आपको दिख रहा है सर P से नेक्स्ट Q ले लिया,
ई से अगला एफ ले लिया, ए से अगला बी ले लिया, आर से अगला एस, मतलब जो ये लेटर लिख रखे थे सब में 1 1 प्लस कर दिया, तो यहाँ पे जितने भी लेटर हैं सब में 1 1 प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और यही सेम की सेम बात हम कोडिंग डिकोडिंग में भी पढ़ेंगे, है ना। तो वो इस पूरी अक्षर एनालॉजी या अल्फाबेट एनालॉजी को हम कोडिंग डिकोडिंग में यही तो पढ़ते हैं कि क्वेश्चन ऐसे आ जाए, इफ पीआर इज कोडेड एज QFBS देन व्हाट इज द कोड ऑफ 4। तो यही हमारे पास मेनली जो हम ये अल्फाबेट एनालॉजी है इसको अच्छे से और डिटेल में पढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। तीसरी टाइप है जीके या जीएस, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिखा था, जीके तो जनरल नॉलेज और जीएस मतलब जनरल सेंस। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें आपको जीके की, देखो अगर ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दूं, जैसे हमने कोई भी एक क्वेश्चन लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा कवक माइकोलॉजी, ठीक है, और दूसरा मैंने लिखा यहाँ पे शैवाल। तो आपको पता है कि सर कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी आएगा। ये तो वो बात है कि सर अगर याद है आपको तो आप 1 सेकंड में बता दोगे, नहीं याद है तो आप नहीं बता पाओगे। लेकिन जीएस मतलब जनरल सेंस, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो जीके पे डिपेंड नहीं करेंगे, आपकी जनरल सेंस पे डिपेंड करेंगे, है ना। सिर्फ आपका माइंड चेक करेगा कि ये किस तरीके का क्वेश्चन उसने पूछा है। जैसे आपसे वो उसने ये क्वेश्चन दे दिया जो अपनी आसपास की चीज़ों से रिलेटेड बातें आती है, नॉर्मल सा आपको भी दे देता है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा, उसने यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया, आसान सा ले लेते हैं, जैसे उसने दिया बढ़ई लकड़ी, आगे उसने दिया सुनार, और आपसे पूछा क्या आएगा। तो हमें पता है भाई बढ़ई जो है लकड़हारा या खाती जो है वो लकड़ी का इस्तेमाल करता है, लकड़ी के इस्तेमाल से अपना फर्नीचर बनाता है। और यहाँ पे सुनार लिखा है तो हम देखेंगे सर सुनार या तो सोने का इस्तेमाल करेगा या चांदी का इस्तेमाल करेगा, यानी किसी धातु या मेटल का इस्तेमाल करेगा, तो वो आंसर आ जाएगा। मतलब ये आपकी जनरल सेंस पे डिपेंड करता है। जैसे एक और देखो, मैं यहाँ पे लिख दूं संगीत कान, आगे दिया जाए नृत्य। अब पूछ ले तो आपको देखना है भाई संगीत का कान से क्या संबंध है। तो हम कहेंगे सर संगीत को सुनते हैं कान से, भाई आवाज को सुन के ही बताएंगे ना कि कैसा संगीत बज रहा है। तो हम नृत्य को देखेंगे आंख से, और आंख से देख के ही बताएंगे कि नृत्य कौन सा चल रहा है। तो हम कहेंगे सर संगीत की पहचान होती है कान से, तो नृत्य की पहचान होती है आंख से। मतलब पूरे टॉपिक के लिए सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है कि सर एनालॉजी में एना का मतलब है रिलेशन और लॉजी का मतलब है अध्ययन करना। यानी पूरे के पूरे में सिर्फ एक बात याद रखनी है कि सर एक रिलेशन उसने दे रखा है और अगला रिलेशन आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको फिर कह रहा हूं, मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो तो यही आते हैं कि पहले का रिलेशन दूसरे के साथ है, वही रिलेशन तीसरे का चौथे। देखो इसको मैथ मत बना देना, इसको अनुपात समानुपात मत कह देना, है ना। यहाँ पे सिर्फ आपको एक लाइन याद रखनी है रीजनिंग में कि सर जो रिलेशन पहली टर्म का दूसरी टर्म के साथ है वही रिलेशन तीसरी टर्म का चौथी टर्म के साथ बताना है, बात खत्म। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनके अंदर पहले का रिलेशन तीसरे से होगा तो दूसरे का रिलेशन चौथे से बताना है। मतलब एक लाइन में याद रखो तो आप ये कहो कि सर जिसमें फर्स्ट एक रिलेशन आपको दे रखा हो और दूसरे का रिलेशन पूछ रखा हो उसको हम एनालॉजी कहेंगे। एक रिलेशन आपको दे रखा हो कि सर ये इस प्रकार से इससे रिलेटेड है और दूसरा रिलेशन आपसे पूछ रखा हो, उसी को हम एनालॉजी कहेंगे। अब 3 टाइप के एनालॉजी है। सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर एनालॉजी या संख्या सादृश्यता। सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे एक बार। तो सबसे पहले शुरू करेंगे नंबर एनालॉजी या इसको कहेंगे संख्या सादृश्यता। तो सबसे पहले बात करो नंबर एनालॉजी की। अब आप देखो इधर ध्यान से, अगर नंबर एनालॉजी की बात करें, अगर संख्या सादृश्यता की बात करें, तो आप सब लोगों के दिमाग में 2 बात एक साथ आनी चाहिए। ओवरऑल कहें, इधर देखो, ओवरऑल कहें तो ये 3 बात आपको याद रहनी चाहिए। एक है डायरेक्ट रिलेशन, एक है इनडायरेक्ट रिलेशन और एक है यूज ऑफ डिजिट्स। ये 3 बात आपको
याद रखनी है। एक तो डायरेक्ट रिलेशन, एक इनडायरेक्ट रिलेशन, और तीसरा है यूज ऑफ डिजिट्स। अब ये तीनों चीजें क्या है, इधर देखो। नंबर एनालॉजी की हम बात करें, मतलब जिसमें नंबर का यूज किया जाएगा, तीन बातें लिखी है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और यूज ऑफ डिजिट्स। अब ये तीनों है क्या, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, इधर देखो। पहले इन दो बातों को समझते हैं, फिर इस पे आएंगे। डायरेक्ट रिलेशन मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसमें सीधा रिलेशन हो, और इनडायरेक्ट मतलब घुमा फिरा के, है ना, सीधा ना जाके किसी और रास्ते से घुमा फिरा के जहां पहुंचेगा वो इनडायरेक्ट रिलेशन, लेकिन पहुंचना तो आंसर पे। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं और उसी से फिर हम 2-3 क्वेश्चन लिखेंगे ताकि आप अच्छे से बात को समझ पाए। जैसे देखो, एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा, 11 143 13 नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। ऑप्शन दे रखा है 169 ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है 182, सी ऑप्शन में है 91 और डी ऑप्शन में है 104। पहला क्वेश्चन। अब आ जाओ सेकंड, दोबारा है 11 143 13, अगली टर्म क्या आएगी। ए ऑप्शन है 182, बी ऑप्शन है 195, सी ऑप्शन है 208 और डी ऑप्शन है 143। ठीक है भाई, अगली टर्म पे आ जाओ। अब क्वेश्चन है 11 143 13, अगली टर्म क्या आएगी। ए ऑप्शन है 130, बी ऑप्शन है 260, सी ऑप्शन है 221 और डी ऑप्शन है 234। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, देखो 11 143 13, अगली टर्म क्या आएगी। ए ऑप्शन है 144, बी ऑप्शन है 141, सी ऑप्शन है 145 और डी ऑप्शन है 178। हो सकता है भाई किसी क्वेश्चन में कोई एक चांस है कि किसी क्वेश्चन का डबल आंसर बन जाए, क्योंकि मैंने सिर्फ एक आंसर को ध्यान रखा है और बाकी ऑप्शन कोई भी लिख दिया है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो हमें बड़ी आराम से बात समझ में आएगी। इधर देखो, हमने कहा सर एनालॉजी में पहले तो ये बात ध्यान रखनी है, एनालॉजी में जो रिलेशन फर्स्ट टर्म का सेकंड टर्म के साथ है वही रिलेशन आपको थर्ड टर्म का फोर्थ टर्म के साथ बताना है। भाई पहली टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, 900 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ भी कर दिया, जो तरीका पहले में लगा दिया अगर वही तरीका दूसरे में लगाएंगे तो बेटा उसको बोल लेंगे डायरेक्ट रिलेशन। मैंने कहा सर पहले में 2.95683 से मल्टीप्लाई करो तो दूसरे में भी 2.9683 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात ही खत्म। इसको कहते हैं डायरेक्ट। इनडायरेक्ट रिलेशन मतलब पहले में 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे में चाह रहे हो 3 से मल्टीप्लाई हो, पहले में 3 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे में चाह रहे हो 5 से मल्टीप्लाई हो, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन। जैसे देखो हमने देखा 11 से 143 है तो साफ दिख रहा है कि सर ये 13 से मल्टीप्लाई है, 11 दिख रहा है ना बेटा 13 तक, है ना, 13 से मल्टीप्लाई है तो 11 गुना 13 करेंगे 143। अगर पहले में 13 से मल्टीप्लाई है तो बेटा दूसरे में भी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा 169, पहले ही ऑप्शन में मिल गया, बात ही खत्म है। अब आ जाओ दूसरे में। ऐसे ही लास्ट वाला देखो 11 से 143 कैसे बनेगा भाई, छोटी से बड़ी टर्म होगी, या तो गुणा होगा या प्लस होगा। अब इसमें हमने देखा सर 13 के पहाड़े में ये तो कोई आ नहीं रहे, तो इसको मैं कहूंगा कि सर इसमें 11 में 132 प्लस कर दिए तो 132 प्लस करेंगे तो 143, तो 13 में भी 132 प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 145। तो ये दो बात तो सबको समझ में आई। मैं फिर कह रहा हूँ डायरेक्ट रिलेशन मतलब पहले में 50 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे में भी 50 लाख से कर दो, बात खत्म। पहले में 33 ऐड कर दिया, दूसरे में भी 33 ऐड कर दो, बात ही खत्म। तो हमने देखा सर यहाँ 13 से मल्टीप्लाई था, यहाँ भी कर दिया,
सर यहाँ 132 प्लस था, यहाँ भी कर दिया। अब इस क्वेश्चन पे आओ, आपने कहा सर 11 से 143 आया है, तो या तो 13 से मल्टीप्लाई होगा या फिर 132 प्लस होगा। अब 13 से मल्टीप्लाई करें तो 169 तो ऑप्शन में नहीं है, 132 प्लस करें तो 145 भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ना तो भाई 13 से गुणा हो रही है और ना 132 जुड़ रहा, डायरेक्ट रिलेशन तो है ही नहीं। अब डायरेक्ट नहीं है तो हम देखेंगे सर ये 13 आया कहां से, भाई 11 से 13 लिखा तो 11 का 13 से क्या रिलेशन है, ऐसा तो कर मत देना। कभी सोचो जी यहाँ 13 से गुणा है तो यहाँ 14 से गुणा कर देते हैं, 182 को लगा देंगे, बात ही खत्म होगी। कभी अपनी मर्जी से सीरीज बना दो, अब जी क्या गलत है, इसमें 13 से गुणा है तो इसमें 14 से कर देते हैं। तो भाई ये भी हो सकता था कि इसमें 13 से गुणा है, अगर 13 में से 1 जोड़ के 14 आता है तो 13 में से 1 घटा के 12 भी आता है, तो 13 को 12 से भी गुणा कर सकते थे। वो कौन कह रहा है, मैं अगर ये पूछूं भाई 2 और 4, आपसे पूछूं बाबूजी अगली टर्म क्या आएगी, तो आप कहोगे सर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आएगा। पहला बच्चा बता दीजिए 8 आएगा। दूसरा कहे जी क्यों, पहले में 2 जोड़े तो इसमें भी 2 जोड़ो, इसका तो आंसर 6 आएगा। तीसरा कहे जी कैसी बात कर रहे हो, इसमें 2 जुड़ेंगे तो इसमें 3 जुड़ेंगे, इसका आंसर तो 7 आएगा। अगला कहेगा ना जी इसमें 2 जुड़ेंगे तो इसमें 1 जुड़ेगा, अगले का आंसर तो 5 ही आएगा। दूसरा कहते हैं ना जी ये 2 का वर्ग 4 है तो 4 का वर्ग इधर तो 16 आना चाहिए। मतलब जब तक हमें पता ही नहीं तो हम क्या बताएंगे कि आंसर क्या आएगा। तो हम कहेंगे सीरीज मत लगाना कि इसमें 13 से गुणा है तो अगले में 12 से होगी, इसमें 13 से गुणा है तो अगले में 17 से होगी, नहीं। आपको सिर्फ 2 बात याद रखनी है, डायरेक्ट रिलेशन मतलब अगर पहले में 13 से गुणा है तो इसमें भी 13 से हो जाती, बात ही खत्म था। पहले में 132 जोड़ दिए तो अगले में भी 132 जोड़ देंगे, बात ही खत्म। लेकिन अगर नहीं है तो देखो 11 का 13 से क्या रिलेशन है। सर 11 में 2 जोड़ के 13 आते हैं तो 13 में 2 जोड़ के 15 आएंगे। या सर 11 से अगली विषम संख्या 13 है तो 13 से अगली विषम संख्या 15 है और 13 को 15 से गुणा करोगे तो आंसर आएगा 195। अगला देखो, आपने कहा सर 11 143, तो फिर वही बात है सर ये गुणा तो 13 से ही है, 11 गुणा 13 143। अब इसको मैं फिर कह रहा हूं 13 से गुणा करें 169 ऑप्शन में मिल जाए, बात ही खत्म। नहीं मिला, 132 जोड़े 145 मिल जाए, बात ही खत्म। अगर नहीं है तो फिर इनडायरेक्ट रिलेशन में ये देखो 11 का 13 से क्या रिलेशन है, तो आप कहोगे सर 11 में 2 जोड़ के, देखो 3 रिलेशन बनते हैं। एक तो 11 में 2 जोड़ के 13 आता है, तो 13 में 2 जोड़ के 15 से गुणा करेंगे तो 195 तो ऑप्शन में नहीं है। दूसरा सर 11 से अगली विषम संख्या 13 है तो 13 से अगली 15 है, 15 से गुणा करेंगे तो वो भी ऑप्शन में नहीं है। तीसरा सर 11 से अगली अभाज्य संख्या भी 13 है, 11 से अगला प्राइम नंबर भी 13 है, तो 13 से अगला क्या आ जाएगा 17, और 13 को 17 से गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 221। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 221। आई बात समझ में? तो ये बात सभी को ध्यान रखनी है। इतनी ही बात थी पूरी नंबर एनालॉजी में, अगर आप अच्छे से करोगे तो। एक बस इसमें रह गया, 80% काम यहाँ तक हो गया। एक क्वेश्चन और देख लो ऐसा ही, जैसे मैं एक ये क्वेश्चन लिख दूं 6 और 60, आगे मैंने लिखा 7 और यहाँ क्या आएगा। अब ए ऑप्शन में मैंने लिखा 70, बी ऑप्शन में मैंने लिखा 80, सी ऑप्शन में मैंने लिखा 42 और डी ऑप्शन में मैंने लिखा मान लो 112, और मैंने पूछा बताओ क्या आंसर आएगा। आप कहोगे सर 6 से 60 बनेगा, देख के ही पता लग रहा है सर इसमें 10 से गुणा है। अरे मेरे भाई इसमें 10 से गुणा है तो किसी से पूछो ही मत, इसमें भी 10 से गुणा होगी, आंसर 70 आ गया, किस्सा ही खत्म हो गया। अगर मैं ये कह दूं कि सर यहाँ 6 से 60 कैसे बनेगा, तो बाबूजी 6 का 10 गुणा कर दो 60 आ जाएगा, तो 7 का भी 10 गुणा कर देंगे 70 आ जाएगा, बात खत्म। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अब इसके मैं ऑप्शन बदल दूं। पहले ऑप्शन में यहां पे लिखा है 56, दूसरे ऑप्शन में यहां पे लिखा है 98, तीसरे ऑप्शन में लिखा है 112 और चौथे ऑप्शन में लिखा है 140, और आपसे पूछा है आंसर। आप कहोगे सर देखो एक बात तो है सीधी, या तो लगेगा डायरेक्ट रिलेशन या लगेगा इनडायरेक्ट रिलेशन। अब ये डायरेक्ट तो 6 से 60 दो कंडीशन में बन सकता है, या तो 10 से गुणा करो या फिर 54 जोड़ दो,
अब 10 से गुणा करें तो 70 ऑप्शन में नहीं, और 54 जोड़ दे तो 61 ऑप्शन में नहीं, तो दोनों डायरेक्ट रिलेशन खत्म। अब कहेंगे सर 6 से 60 बनेगा तो तभी जब 6 की गुणा किससे हुई है, 10 से। सही बात है भाई, 6 से 60 तभी बनेगा जब 6 की गुणा किससे हुई है, 10 से। अब हम अच्छा इसके 1 मिनट रुकना भाई, इसको मैं एक बार पहले आसान करता हूँ, इसको लिखता हूँ 72। अब आप कहोगे सर 6 से 72 कैसे आया, 6 को 12 से गुणा कर दिया, 12 छिके 72। पहले आसान कर लेते हैं फिर आएंगे उसमें। 12 छिके 72। अब ये 12 इसमें गुणा करें 12 को 7 से, तो 12 7 84, 84 तो ऑप्शन में नहीं है। दूसरा हम कहें कि सर इसमें 12 से गुणा थी, अब ये अगर सीधा नहीं हो रहा तो इसका मतलब इसमें कोई रिलेशन देखना पड़ेगा। तो 6 का 12 से क्या बनता है कि सर 6 का डबल 12 है, तो 7 का डबल 14 आ जाएगा, और 7 को 14 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 98। हाँ, अगर इसमें कहीं पे ये लिखा होता, इसमें कहीं पे ये लिखा होता कि 84, तो आप झट से कहते कि सर 6 को 12 से गुणा कर दिया 72, तो 7 को 12 से गुणा कर देंगे 84, बात ही खत्म है। अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो फिर हम देखेंगे सर इसमें इनडायरेक्ट रिलेशन क्या लग सकता है। तो 80% काम तो यहीं तक था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसमें बस एक छोटी सी बात बच गई कि कई बार इसमें आते हैं यूज ऑफ डिजिट्स, या जिसको आप कहोगे कि सर सेल्फ डिपेंडेंट के क्वेश्चन। यूज ऑफ डिजिट्स या सेल्फ डिपेंडेंट के क्वेश्चन कैसे आते हैं, इधर देखो ध्यान से। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ये लिखा, मैंने दिया 74 28, आगे दिया 56, अगली टर्म क्या आएगी। या फिर मैंने दिया 44 या 45 20, आगे दिया 62, अगली टर्म क्या आएगी। अब आप कहोगे सर 74 से 28, हो सकता है कि सर 74 में से कुछ माइनस करके 28 किया हो, लेकिन फिर वो आपको ऑप्शन में ना मिले कि 56 में से क्या माइनस करें। हो सकता है सर 45 में से मान लो 25 माइनस करके 20 लिखा हो, तो 62 में से 25 माइनस कर दे, लेकिन ऑप्शन में ना मिले। तो कई बार क्या होता है, यूज ऑफ डिजिट्स कर लेगा। जैसे इसको डायरेक्ट हम कहेंगे 7 चौके 28, भाई 7 को 4 से गुणा कर दिया 28, तो 5 को 6 से गुणा कर देंगे 30। अगला देखो, इसमें कहा मैंने 4 पंजे 20, तो यहां पर आ गया 6 दूनी 12। एक बार फिर देखो, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, जैसे ये आ गया 17, अब आगे है इसका आंसर पूछ लिया, तो आप कहोगे कि सर 8432 का 17 लिखा है। अब ना तो ये 17 का स्क्वायर और ना 17 की क्यूब, और इतनी बड़ी टर्म को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो शायद भाग भी ना जाए। तो हमने कहा कि सर यहाँ पे क्या तरीका लगाया उसने इन सारे अंकों को जोड़ दिया। मतलब रिलेशन क्या है कि पहली संख्या के अंकों का योग करके आगे लिख रखा है। ये है भाई 8 और 4 12 और 3 15 और 2 17, तो 8 और 2 10 और 6 16 और 1 17। आई बात समझ में? तो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कर लोगे। एक बार फिर देखो, आसान से देखो, मैंने लिखा 12 144 13, अगली टर्म पूछी, या मैंने लिखा 6 222 और 8, अगली टर्म लिखी। आप कहोगे सर देख के पता लग रहा है ये 12 का स्क्वायर लिखा है 144, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169, आंसर आ गया, बात खत्म। दूसरा, सर ये 6 की क्यूब लिखी है, या इसको कहेंगे, चलो ऐसे कर लो, ये है सर 6 222, तो ये है सर 6 की क्यूब कितनी 216, और 6 की क्यूब में 6 जोड़ दिए 222। अब यहाँ पे पहले 8 लिखा है, तो 8 की क्यूब करेंगे और उसमें 8 ही जोड़ देंगे। अब 8 की क्यूब 512 और 8 जोड़ेंगे तो 520। अब इसी क्वेश्चन को इधर देखो ध्यान से, ऐसे दे देता 12 144 को, उसने दिया 75 144 और आगे उसने लिख दिया 94, और अगली टर्म क्या आएगी? आप कहोगे जी 75 से 144, 144 देख के तो पता लग रहा है कि ये वर्ग है, और ये भी पता लग रहा है 12 का वर्ग है, लेकिन आगे 12 नहीं लिखा, आगे तो भाई 75 लिखा है। तो 75 से 12 कैसे बने? भाई ये 144 तो 12 का स्क्वायर है,
अब 75 में कहोगे सर 7 और 5 को जोड़ दो, 7 और 5 12 और 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ पे 9 और 4 को जोड़ेंगे 13 और 13 का वर्ग आएगा 169। आंसर इसमें भी 169 है और आंसर इसमें भी 169 था। लेकिन ये क्वेश्चन आ गया तो आसान है और ये क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, इतना ही डिफरेंस है। अगर ये 6,222 आ गया, 8 अगली टर्म आपसे पूछ ली, मान लो यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता 32,222, आगे दे देता आपसे 24 और अगली टर्म पूछ लेता, तो हम कहते सर ये 222 देख के तो पता लग रहा है। देखो हो तो ये ऐसे भी सकता है कि सर पहले दोनों संख्या के अंकों की गुणा और इन सारे अंकों का जोड़ एक समान है। देखो यहाँ पे 3 दूनी 6 और 2 2 2, तीनों को जोड़ोगे तब भी 6 आएगा। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि सर ये 24 4 दूनी 8, तो या तो एक ऐसा ऑप्शन मिल जाए जहां पे सब सारी टर्म का सम करके 8 बन रहा हो, या फिर दूसरा कहेंगे सर ये 222 है 6 का क्यूब प्लस 6। अब 6 कहां से आए, तो आप कहोगे सर 3 को 2 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, तो इसका मतलब ये 4 दूनी सर 8 रहा होगा। अब यहाँ जो संख्या बनी 6 उसका क्यूब करके और वही संख्या ऐड कर दी, तो यहाँ पे संख्या बनी 8, तो 8 का क्यूब करेंगे और 8 ही जोड़ देंगे। आंसर इसमें भी 520 आया और आंसर इसमें भी 520 आया। ये क्वेश्चन आसान है क्योंकि इसमें सीधी बात समझ में आ रही थी और इसमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल मतलब इस तरीके का है कि इसके अंदर उसने थोड़ा कैलकुलेशन है उसको इंक्रीज कर दिया। तो ये बात सभी बच्चों को समझ में आई। तो ये हमारे पास नंबर एनालॉजी में सिर्फ ये बात याद रखनी है कि सर जो रिलेशन पहली टर्म का दूसरी से, मतलब फर्स्ट जो रिलेशन दे रखा है सेकंड उसी टाइप का रिलेशन आपको बताना है। ठीक है, वही सिंपल सा है कि सर हो सकता है मल्टीप्लाई कर दे, प्लस कर दे, माइनस कर दे, डिवाइड कर दे या स्क्वायर क्यूब लगा दे। हाँ, दो बात हैं, या तो डायरेक्ट रिलेशन लगेगा या इनडायरेक्ट, या तो सीधी आंसर आएगा या उसमें अलग टाइप से। यानी डायरेक्ट में तो जो पहले में किया है वही दूसरे में लगाओ, बात खत्म। इनडायरेक्ट में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि सर किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो एक बार हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। दो बहुत आसान क्वेश्चन लिखेंगे और 2-3 फिर थोड़े मुश्किल क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, 2-3 पहले बहुत आसान से क्वेश्चन करेंगे, फिर 2-3 क्वेश्चन थोड़े से ऐसे करेंगे जिनमें आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़े। देखो इधर ध्यान से, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूं, पहले देख आसान सा लिखते हैं। 4 8 9 अगली टर्म क्या आएगी? ऑप्शन है 27 36 24 45 पहला। दूसरा क्वेश्चन है 12 39 16 नेक्स्ट टर्म क्या है? ऑप्शन है 48 50 51 72। एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ आसान, पहले एक आसान ही और लिखते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं। 35 12 45 नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? ऑप्शन है 16 नहीं, इसको करो आप 18 14 27 और 30। ठीक है, पहले ये तीनों क्वेश्चन देखते हैं। पहला है 4 8 9 नेक्स्ट टर्म। एक तो ये क्वेश्चन देख के पता लग रहा है कि सर ये 4 है 2 का स्क्वायर, ये 8 है 2 की क्यूब, तो पहले जिस नंबर का स्क्वायर लिखा है आगे उसी नंबर की क्यूब लिख दी। अब ये है सर 3 का स्क्वायर, तो आगे 3 की क्यूब आएगी 27, बात खत्म। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन देखें 12 39, तो भाई 12 से 39 पे पहुंच गए, बड़ी टर्म हो रही है। इसको कहेंगे सर मल्टीप्लाई 3 + 3, 12 का 3 गुणा 36 और 3 जोड़ दिया 39। यहाँ पे 16 लिखा है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 प्लस करेंगे, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 और 3 ऐड करेंगे तो आंसर आ गया 51। नेक्स्ट देखो, अब 32 से 12 35 से 12 और 45 से नेक्स्ट टर्म आपको बतानी है। तो 35 से 12 कैसे आएगा?
सर बड़े से छोटे टर्म आ रही है तो या तो माइनस करो या डिवाइड करो। तो इसको हम कहेंगे कि सर ये 35 में माइनस करके करेंगे तो 23 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे 23 माइनस किया तो 22 तो ऑप्शन में नहीं है, फिर डिवाइड पे आओ। अब 35 किससे डिवाइड होता है? 5 और 7 से। तो इसको हम कहेंगे ये है सर डिवाइड 5 + 5। 35 को 5 से भाग करो, देखो 7 और 7 में 5 जोड़ दो 12। अरे भाई जो तरीका पहले में लगाया अगर वही तरीका दूसरे में लग गया तो बात ही खत्म है, कुछ करना ही नहीं। तो 45 को 5 से भाग किया 9 और 9 में 5 जोड़ दिया 14, आंसर आ गया 14। मान लो इस 14 नहीं होता, इस 14 की बजाय आपको बी ऑप्शन में उसने दिया होता 16। अब हम कहते हैं कि सर अब क्या तरीका लगे? भाई ये 12 से छोटा 35 से छोटा 12 आ रहा है तो या तो डिवाइड होगा या माइनस होगा। अब माइनस डिवाइड पे तो बात बन नहीं रही, तो देखेंगे यूज ऑफ डिजिट्स। तो हम इसको कहेंगे सर ये है 3 × 5 = 15 और 15 में से 3 घटा दिए तो ये आ गया भाई 4 × 5 = 20 और 20 में से 3 घटाएंगे तो 17, तो ऑप्शन में नहीं है। ये तो वो तरीका हो जाता है कि सर दोनों में सेम, कि आपस में अंकों को मल्टीप्लाई करो और 3 माइनस कर दो। लेकिन क्या है यहाँ पे तो ये तरीका नहीं है। अब नहीं है तो मेरे बच्चे ये देखो ये 3 कहाँ से आया? तो सर दोनों को गुणा करके पहली वाली टर्म माइनस कर दी। तो भाई दोनों को गुणा करेंगे और पहली वाली टर्म 4 माइनस करेंगे तो इसी क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 16। ठीक है भाई, तो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। चलो एक बार थोड़ा सा और क्वेश्चन चेंज करके लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो नहीं तो यहीं तक कर लेना आज की क्लास में। कल इसके क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में। ठीक है।